नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा छठवीं की एटीएड पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इस संख्याओं का खेल को समझते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो बहुविकल्पक प्रश्न है उनको देखते हैं हम। तो क्या है पहला प्रश्न, एक 3 × 3 की ग्रिड की संख्याएं लिखी हुई हैं उसमें, तो उसमें महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्या होती है। तो कौन सा महाकोष्ठ होता है? सीमावर्ती कोष्ठों की संख्या से छोटी संख्या हो, सीमावर्ती कोष्ठों की संख्या के बराबर हो, सीमावर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी हो, ये सभी कोष्ठों की संख्या बराबर हो। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, सीमावर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी हो। तो जो सीमावर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी होती है वो हमारी संख्या महाकोष्ठ हो जाता है, वो कोष्ठ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है हमसे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 999 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। इनका जब हम गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 99,900। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कौन सी संख्या विलोमाक्षर पैलिंड्रोमिक संख्या है? तो पैलिंड्रोमिक संख्या वह संख्या होती है जिसका हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दोनों तरफ से हम अंकों को लिखें तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो हम इसमें से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, 212। चूँकि 212 को हम इधर से 2 का अंक ले लें, है ना, उसके बाद 1 2, अब उसको उल्टा लिखें तो उल्टा इधर से लिखते हैं, इधर से तो इधर 2 लिखेंगे पहले, फिर 1 फिर 2, फिर भी हमें वही संख्या दोनों बार वैसी की वैसी मिल जाती है। तो एक संख्या हमारी पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। प्रश्न 4, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई अंक इकाई अंक का दोगुना है। इसका जो दहाई अंक है इकाई अंक का कैसा है? दोगुना है। 3 अंक की सबसे छोटी भी देखनी है हमको, तो यहाँ हमें सबसे छोटी 100 दिखाई दे रही है। तो इसकी इकाई के अंक यानी 0 का दुगना यानी दहाई का अंक कितना होना चाहिए था? 0 से दुगना। तो यहाँ तो ये ठीक नहीं आ रहा है ना। अगला है हम 101। तो 101 भी इसका इकाई का अंक 1, तो इसका दोगुना 2 होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 1 है पी में, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विकल्प ए में, जहाँ पर इकाई का अंक 1 है, दहाई का इसका दूना है, ठीक है, और एक विषम संख्या भी है ना। ये सम संख्या है तो ये तो होगा नहीं, है ना। ठीक है, तो विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न 5 में? निम्नलिखित अनुक्रम में से कोल्टाज अनुमान का सही उदाहरण है यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए तब। अब कोल्टाज अनुमान क्या होता है? यह हमारा कोल्टाज अनुमान में क्या करते हैं, पहली संख्या यदि सम संख्या है तो अगली संख्या उसकी हम 2 का भाग देते हैं, उसमें किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से। 2 से डिवाइड तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब 3 विषम संख्या आ गई। यदि विषम संख्या जब प्राप्त होती है तो हमें क्या करते हैं, उस संख्या का 3 से गुणा करेंगे और उसमें फिर 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 10 एक सम संख्या आ गई तो इसका फिर 2 से भाग देके आधा कर लें, 2 से भाग देंगे यानी कि 10 में 2 से भाग दिया तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 6 फिर उसका आधा 3, क्योंकि ये सम थी तो ये आधा कटेगा, तो ये 3 आ गई। ये विषम है तो इसका 3 गुना, फिर 1 जोड़ा 10 आ गया, फिर सम आ गई तो इसका आधा कर दिया, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा।
ये हमारा होता है कोल्टाज अनुमान। प्रश्न 6, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं? तो हम 3 अंकों वाली 1000 तो 4 अंकों की हो गई। 3 अंकों वाली 999, ठीक है। तो 1 से लेकर 999, तो 999 संख्या है। लेकिन 99 तक, 1 से 99 तक 2 अंक, 1 अंकों की 2 अंकों की है। तो ये घटा दो, क्या बचा? 0 0 और 9। तो कुल 900 संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमारी 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? विकल्प डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न 7 से 12 में संख्या 7वां, संख्या को कार्पण्यक स्थिरांक कहा जाता है। संख्या 6174 जो है कापरेकर स्थिरांक कहलाती है, ठीक है। हम इसको याद कर लेंगे। अगला है हमारा प्रश्न 8, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी कितनी? 99,999। अब 1 जोड़ दिया इसमें, अब 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 1,00,000। कई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो हमारी कितनी से प्राप्त हो जाती है? 1,00,000 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न 9, संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या जिनको दाएं से बाएं हम और बाएं से दाएं किधर भी लिखें तो वो हमारी एक संख्याएं वैसी की वैसी रूपांतरित हो जाए, ऐसी संख्या हमारी पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला है 10वां, 454 के अंकों का योग। तो 4 + 5 + 4 तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, ठीक है। ये हमारा इसमें 13 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम 11वें की। यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोल्टाज अनुमान के अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? कोल्टाज अनुमान क्या कहता है कि यदि सम संख्या है तो उसको 2 से भाग देंगे, यानी आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो हमारा अगला क्या जाएगा? पद 5 आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 12वीं की ओर। 39,800 में 39,800 मिलाना है, जिसमें 40,000 में से हमें 800 घटाया, तो हमारा 800 घटाया तो क्या आएगा? 39,200, ठीक है। प्लस ये 300 पहले से दिया हुआ है, तो 39,000 कितना हो गया? 500। हमें क्या लाना? 39,800। तो कितने जोड़ देंगे? 500 है तो 300 और जोड़ेंगे तो हमारी 39,800 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 300 आ जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम 13वां प्रश्न, अंक 5 9 2 तथा 6 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हम यहाँ दी गई जो संख्या है, संख्याओं में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको बनाना है। हम अंक सबसे बड़े अंक का प्रयोग करेंगे, इसी बड़ी संख्या बनाई। तो अंक 9 है हमारे पास बड़ा अंक, तो यहाँ हम अंक 9 को कितनी बार प्रयोग करेंगे? 2 बार प्रयोग करेंगे। तब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आती है 9,965, ठीक। अगले ओर की ओर बढ़ते हैं हम 14वां प्रश्न है हमारे पास। नीचे दिए गए 3 गुणा 3 के ग्रिड में कितने महाकोष्ठ हैं? तो महाकोष्ठ क्या होता है? किसी कोष्ठ के आसपास में सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो महाकोष्ठ कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ 4 8 और 3, तो ये बीच में जो 8 है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये एक महाकोष्ठीय हो गया। 2 7 और 5, तो ये बड़ी हो गई बीच में, तो ये एक महाकोष्ठीय हो गया। अगला है यहाँ पर 6 1 और 9, तो यहाँ तो ये तो छोटी है तो ये नहीं होगी। फिर यहाँ देखते हैं हम, ये 5 है, ये 1 है ना, ऊपर 5, इधर ऊपर जो 5 है और इधर 9 के ऊपर 5, इधर 1 है। तो यहाँ पर जो 9 है हमारा वो एक महाकोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 1 2 और 3 कितने महाकोष्ठ हो गए हमारे? इस प्रकार से 3 महाकोष्ठ यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा 15वां प्रश्न। मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। कब है? 11/2/2011। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों का एक जैसा ही पढ़ा जाता है,
एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सके। ठीक है, तो एक अन्य दिनांक जिसे हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सके वह क्या हो सकती है? हमने एक दिनांक 20/2/2002 और 2/2/2020 हो सकती है। कैसे? देखो, इसको हम उल्टा लिखते हैं। तो पहले 2, फिर ये 0, तो ये 20 बन गई, फिर स्लैश, फिर क्या है 0 2, तो ये 2 आ गई, फिर यहाँ 2, फिर 0 0 2, तो 20/2/2002 फिर से वापस आ गई। हमको उल्टे से हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद भी हमें जो संख्या मूल संख्या थी वो मिल गई, यानी मूल डेट मिल गई। अगली इसको भी देख लेते हैं हम, 2/2/2020, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से, 0 2, तो ये 2 आ गई, फिर 0 2, ये आ गई, फिर 2 0 2 0। इस प्रकार हमको एक संख्या जो हमारी दिनांक थी ये वापस से वही मिल गई उल्टे लिखने के बाद भी। तो इस प्रकार से हम इसको, ये 2 डेट हमारी आ जाएंगी जिनको दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखने पर वही हमें पुरानी डेट मिल जाती है। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। ठीक, 16वां प्रश्न क्या है? 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कर दी। तो 5 अंकों की हम कोई भी 2 संख्या ले लेंगे और उनको बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे तो वो संख्या हमें मिलनी चाहिए। जो ऐसी संख्या लेनी है जो 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैंने एक संख्या ली है 95,762, तो दूसरी संख्या ले ली है 32,542। इनको घटाया तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, 63,220। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 5 अंकों की संख्या मिल चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां। क्या है 17वां प्रश्न में? घड़ी में समय 11:11 बजे हैं, कितने मिनट बाद अगली जो है घड़ी पेंडुलम समय दिखाएगी? तो 11:11 के बाद घड़ी में अगला पेंडुलम 12:21 पर होगा। ठीक है, अब उनमें अंतर कितना है? 12:21 में से हम 11:11 घटा देंगे तो हमारे पास समय आएगा 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट को हम 70 मिनट भी कह सकते हैं। तो जो 70 मिनट बाद जो हमारा घड़ी है वो हमें अगला पेंडुलम समय दिखाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दी गई संख्या के अनुक्रमों को पूरा करना है हमको। तो ये बीच में हमारे 46,608 दिया गया है। ठीक है, इधर 47,608, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1,000 का डिफरेंस है। ठीक है, अंतर है 1,000। तो इधर हम संख्या जो आएगी यहाँ पर 1,000 कम आ जाएगी, तो यह आ जाएगी 45,608, फिर 1,000 कम 44,608, इधर 48,608। इस प्रकार हमारी ये संख्या रेखा की पूर्ति हम कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो 100 तक की संख्या जिनमें 5 अंक आता है हम उन सभी संख्याओं को लिख लेंगे। तो 5 है, 15 है, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95। इस प्रकार हमारी ये संख्याएं जिनमें 5 अंक आता है हम सबको गिना तो ये हमारा 20 बार हमें 5 का अंक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 का अंक 20 बार आता है। अगली संख्या प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न क्रमांक 20। संख्या 84 को लेकर पैलिंड्रोम संख्या बनाइए। तो संख्या 84 लेना है हमको और पैलिंड्रोम संख्या इसको बनाना है। तो संख्या 84 लिया। पैलिंड्रोम संख्या क्या करते हैं, वो हमारे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पढ़े तो वही संख्या आनी चाहिए। तो 84 ली हमने। अब 84 का उल्टा किया तो 48। ये तो संख्या बदल गई। ठीक है, वैसी संख्या नहीं प्राप्त हुई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो संख्या प्राप्त हुई हमें उल्टा करके तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए 84 48 को, तो 8 4 12, हाँ से ले 8 4 12 1 13, 132 प्राप्त हुई। अब 132 भी एक पैलिंड्रोम संख्या नहीं है तो फिर इसको पलट देंगे
2 3 1, इन दोनों को फिर से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 6 और 3, ठीक है, 363 मिलाएगा इन दोनों को जोड़ा तो। अब 363 को हम पलट के भी लिखें तो 3 6 3 मिल गया। तो इस प्रकार हमारी ये 363 एक क्या है, पैलिंड्रोम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, देखो 84 का उल्टा 48 पैलिंड्रोम संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या किया, इन दोनों को जोड़ा है तो 132 आया। ये भी पैलिंड्रोम नहीं है तो फिर 132 और फिर उसका उल्टा 231 को जोड़ा तो ये क्या आ गया 363। ये क्या है, एक पैलिंड्रोम संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं 363 एक पैलिंड्रोम संख्या है जिसे दाएं बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जा सकता है। अगला है हमारा 21वां प्रश्न। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग कितना हो, 14 हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग 14 है वो संख्या होगी 9500। ठीक है, देखते हैं 95, ये इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा। ये 95 नहीं है, यहाँ 9500 है ये, ठीक है। 9500 के अंकों का योग 5 5 0 + 0 तो क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा अंकों का योग, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न 22। दिए गए ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है, यदि महाकोष्ठ की संख्या के 2 अंकों को अदला बदली करते हैं तो 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। बताइए महाकोष्ठ की कौन संख्या के 2 अंकों को अदला बदली की जानी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं केवल एक महाकोष्ठ है, ये 51,871, ठीक है, बाकी कोई महाकोष्ठ यहाँ नहीं है। लेकिन यदि हम इसके अंकों को बदल दें, 51,871 हम 2 अंकों को बदल दें, इसको 1 को आगे ले लें, 5 को इधर कर दें तो 15,871 बन जाएगी ये संख्या, ठीक है। अब यदि 15,871 यहाँ हो जाएगी कितना, ये बीच की संख्या 15,871, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो 15,871 होगी तो क्या होगा कि, तो यहाँ 15,200, यहाँ 29,243 और ये 28,655, तो ये नीचे जो संख्या हट गई तो ये बड़ी संख्या ये हो गई, है ना। तो एक जो है ये क्या बन जाएगा, हमारा एक महाकोष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक महाकोष्ठ बन जाएगा ये, ठीक है, एक महाकोष्ठ ये बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो 22,500, 15,871, 15,871, ठीक है। अब 15,871 तो है तो एक महाकोष्ठ ये आ ही गया हमारा। अगला है महाकोष्ठ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 15,871 रहेगी तो यहाँ 15,871, ये 15,200 और ये 17,276, तो यहाँ जो संख्या हो ये एक महाकोष्ठ हो गई। इसी प्रकार ये 28,655, 44,200, 37,525, इधर भी 15,871 गई। तो ये जो संख्या है जो हमारी ये क्या बन जाएगी, ये महाकोष्ठ बन जाएगी। यहाँ 17,276, यहाँ 50,400 और ये 37,000, तो ये संख्या होगी जो हमारी एक ये वो बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये 4 पेंडुलम संख्या होंगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस प्रकार ये हमारी 4 पेंडुलम संख्या निकल के आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं महाकोष्ठ की संख्या 51,871 है। जो महाकोष्ठ संख्या का उसके अंकों को बदलने पर हम बदलेंगे तो हमें कितने महाकोष्ठ प्राप्त हो जाएंगे, 4 महाकोष्ठ प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, क्या है 23वें प्रश्न में, अंकों 4 7 3 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए, उनका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 4 अंकों की, 7 4 3 2, हम बड़े अंक से छोटे अंक की ओर लिख देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी 7,432।
अब फिर सब छोटी संख्या करनी है तो छोटे अंक से बड़े अंक की ओर लिख देंगे, 2347 ये बन जाएगी। अब दोनों का योग करना है हमको, है ना, योग। तो 7432 प्लस 2347 इनको जोड़ेंगे तो 9779 ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या क्या है, 11 है हमारी। ठीक, 22 भी है तो हमें एक संख्या लेनी है तो 11 है। ठीक, तो आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या आ जाएगी, हमने 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। तो ये भी अगर हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 1 फिर वापस से वही मिलेगी। तो ये क्या है, हम गुणा करने पर ही हमारी एक पैलिंड्रोमिक संख्या मिल चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 11 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या है, 11 जो है 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी हमें पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। अगला है हमारा प्रश्न 25 से 30 तक के, जो कि हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 25 क्या है, प्रश्न 25 में देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पैलिंड्रोमिक संख्या का योगफल होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक संख्या क्या हो जाएगी, 9999, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 होती है, लेकिन 1001 जो है सबसे छोटी पैलिंड्रोमिक संख्या है। इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 9999 और 1101, तो हमें 11000 प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक पैलिंड्रोमिक, जो हमारा ये दो पैलिंड्रोमिक संख्या का योगफल मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 26वां। ठीक है, प्रश्न 26, वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरण में कार्पेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे, हल कीजिए। ठीक है, तो हम चरणों को देखते हैं, कितने चरण में हम कार्पेकर स्थिरांक पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या क्या है हमारी, 2020 है। अब पहले स्टेप में हमको देखते हैं कि इन अंकों को सबसे बड़ी संख्या, तो जो संख्या हमें कार्पेकर स्थिरांक में क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसको सबसे बड़ी संख्या और उस अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, उन दोनों का अंतर निकालते हैं। यदि वो 6174 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जो संख्या प्राप्त होती है हमें उसका फिर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, फिर उन दोनों का अंतर, इस प्रकार जब तक वो चलता रहता है जब तक कि 6174 हमें प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो हम एक एक देखते हैं करके कितने चरण में पहुँचते हैं हम। तो इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 2020 से 2200 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इन दोनों का हमने अंतर लिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंदर क्या आ जाएगा, 2178। तो ये कार्बनिक स्थिरांक तो नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, जो 2178 आया उसको हम इस इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो यही 8721 बनी। और इन अंकों को सबसे छोटी संख्या बनाएंगे जो कि 1278 बनी। फिर इनका अंतर लेंगे तो 7443 प्राप्त हुआ। यहाँ भी नहीं आया। इसी प्रकार हम गए तो थर्ड स्टेप पे गए। थर्ड स्टेप पे यहाँ 7443, फिर सबसे छोटी संख्या 3447, इनका अंतर निकाला तो यह गया 3996। यहाँ भी कार्बनिक स्थिरांक नहीं मिला, तो अगले चौथे स्टेप पे गए हम। यहाँ सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9963, सबसे छोटी संख्या बनी हमारी 3699। इनका अंतर किया तो 6264, ये भी कार्बनिक स्थिरांक नहीं है। तो स्टेप 5 पे गए, तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या होगी 6642, सबसे छोटी 2466। तो इन दोनों घटाया 4176 बचे, ये भी कार्बनिक स्थिरांक नहीं है। फिर हमारा अगले स्टेप पे गए, छठवें स्टेप पे, तो वहाँ इन अंकों से हमने बनाई, इन संख्या से सबसे बड़ी संख्या 7641, सबसे छोटी बनाई हमने 1467। तो फिर इन दोनों को घटाया तो हमें संख्या मिल गई 6174। तो यही संख्या जो 6174 है वही क्या है, कार्बनिक स्थिरांक है। तो हम 6 चरण में कार्बनिक स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 27 है, एक खेल से संबंधित है एक। ठीक है, तो 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी, लिखिए। तो 21 का खेल जीतने के लिए मुझे पहले 21 पर पहुंचना होगा। इसके लिए मैं अपने प्रतिद्वंदी जिसके साथ हम खेल रहे हैं उसको
3 7, उसको जो हम 3 पर 7 11 15 19 जैसी संख्याओं तक पहुंचने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें मजबूर करूंगा इस पे, मेरे प्रतिद्वंदी को, कि वो 3 पर 7 पर 11 पर या 15 या 19 जैसी संख्याओं पर पहुंचे। जब वो 19 पर पहुंच जाए, 19 बोलेगा, तो अगली चाल में हम 2 जोड़कर 21 बोलकर जीत जाएंगे। खेल का नियंत्रण रखने के लिए मैं संख्या को 4 के गुणज से ठीक पहले वाली संख्या हो ऐसी कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे सारा खेल मेरे नियंत्रण में रहे। ठीक है, तो यही एक रणनीति बनाई जा सकती है इस खेल को। ठीक है, अगला है हमारा 28वां प्रश्न। अंक 3 4 5 की सहायता से बनने वाली 3 4 और 5 अंकों की 3 पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। ठीक है, हम इस प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। अंक 3 4 और 5 की सहायता से हमें 3 अंकों का प्रयोग करना है। 3 4 और 5 की सहायता से बनने वाली 3 4 और 5 अंकों की 3 4 और 5 अंकों वाली संख्या हमें बनाना है। 3 कितनी बनाना है? 3 पैलिंड्रोमिक संख्याएं बनानी। चलिए, दिए गए अंकों से 3 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या है, तो हम 343 बना सकते हैं, 535 बना सकते हैं, 333 बना सकते हैं। 3 अंकों के इनको पलट के देखेंगे तो हमें वापस से वही संख्या मिल जाएंगी। 4 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या हम बनाएंगे तो यहाँ 4554 बन सकती है, 3443 बन सकती है, 5335 बन सकती है। 5 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या बनाएंगे हम तो यहाँ पर 34,543, 45,354 और 55,555 ये संख्या हमें बन सकती हैं, जो कि पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। तो हमने 3 अंकों, 4 अंकों और 5 अंकों की संख्याएं बनाई, जो कि पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 29, संख्या 50 से शुरू करके कोल्टास अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 होगा। तो जो 50 एक सम संख्या है, ठीक है, तो अब इसको हमें कोल्टा अनुमान पे जाना है। तो कोल्टा अनुमान पे कैसे पहुंचते हैं? यदि सम संख्या है तो उसको आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग दे देते हैं उसमें, और यदि विषम संख्या है तो उस जो संख्या है उसको 3 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। 50 सम है तो इसको 2 से भाग करेंगे यानी आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। चूँकि 25 कैसी है? विषम संख्या है, तो इसे 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 25 3 से गुणा किया तो 75 आया, प्लस 1 जोड़ा तो क्या बना गया? 76 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार यह क्रम 1 आने तक हम दोहराते रहेंगे। तो चलिए नीचे देखते हैं। 76 आएगा हमारा, यहाँ 76 आया तो उसका आधा किया तो 38। अब 38 क्या है? सम है, तो इसका आधा किया तो 19। अब 19 विषम है तो इसका 3 गुना किया तो कितना आ जाएगा? 29 57, 1 जोड़ेंगे तो 58। ठीक है, 58 का आधा 29, 29 का फिर विषम है तो 3 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 88, 28 सम है तो फिर ये 44, 44 सम है तो इसका आधा 22, 22 सम है तो इसका आधा 11। अब 11 विषम है तो 11 का 3 गुना 33 प्लस 1 34, 34 सम है तो इसका आधा 17, 17 विषम है तो इसका 3 गुना करके 1 जोड़ो, 17 3 51 और 1 52, तो ये सम है तो इसका आधा 26, ये सम है इसका आधा 13, 13 विषम है तो इसका 3 गुना करके 1 जोड़ो, 13 3 39 और 1 40, फिर 40 सम है तो ये 20 आधा विषम, आधा कर दिया तो 20 आ गए, फिर 20 सम है तो आधा किया 10। अब 10 का आधा किया या 10 सम है, 10 का आधा किया तो 5, 5 विषम है तो इसका 3 गुना करके 1 जोड़ो तो 5 दिया 15 1 16। अब 16 सम है तो इसका आधा 8, 8 सम है तो इसका आधा 4, 4 सम है तो इसका आधा 2, 2 सम है तो इसका आधा 1। इस प्रकार हम 1 पर पहुंच गए। तो ये हमारा हल हो गया। ठीक है, ये हमारा कोल्टाज अनुमान वाला प्रश्न हल कर लिया। अगला प्रश्न हमारा एक पहेली के रूप में, प्रश्न क्रमांक 30। पहेली को हल कीजिए। मैं एक 5 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या हूँ, मैं एक विषम संख्या हूँ, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, जो दहाई का अंक कितना है? इकाई के अंक से 3 गुना है। मेरे सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो इन शर्तों को हमें लागू करना है, तो मैं कौन हूँ ये हमें बताना है। चूँकि पैलिंड्रोमिक संख्या 5 अंकों की एक विषम संख्या है, तो मान लेते हैं हम इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, ऐसा माना 1 मान लिया। दहाई का अंक निकालना है तो दहाई का अंक इकाई के अंक का कितना गुना है? 3 गुना। तो
तो इकाई के अंक से 3 का गुणा कर दिया, 3 आ गया दहाई का। सैकड़े का अंक जो है दहाई के अंक का दुगुना है, तो 3 से हमें 2 से गुणा कर दिया, 6 आ गया। ठीक, अब ये इतनी शर्तें थी। अब चूंकि जो हमारी संख्या है, जो हमें पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त करनी है, इसलिए हमारे 1000 वाले स्थान पर जो दहाई का अंक है कितना है, 3 है, तो वो आ जाएगा। अब 10,000 वाले स्थान पर हमारा इकाई का अंक जो है 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमें एक संख्या प्राप्त होगी 13,631, जो कि एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। ठीक है, तो ये हमें पैलिंड्रोम संख्या प्राप्त हो जाएगी 13,631। इस प्रकार से हमने हमारे अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेल या संख्याओं का खेल, इसके सभी प्रश्नों को हल किया।